Hello friends, be aware from coronavirus, stay safe, stay at home। पिछले टॉपिक में हमने फलन के विषय में सीखा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन शब्द में एक अन्य शब्द छुपा हुआ है जिसे हम कहते हैं डिफरेंस, और डिफरेंस का शाब्दिक अर्थ है अंतर। हम आज अंतर के विषय में समझेंगे। अंतर दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइटली स्मॉल। फाइनाइट का अर्थ है निश्चित और इनफाइनाइटली स्मॉल का अर्थ है अनिश्चित। हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक चौराहे पर खड़े हुए हैं और आपका दूसरा दोस्त दूसरे चौराहे पर कार से खड़ा हुआ है और वो कार लेकर आपकी तरफ बढ़ता है, और मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि उस चौराहे से जहां आप खड़े हैं उस चौराहे तक कार को आने में कितना समय लगा, तो आप अपनी घड़ी में देखकर बता सकते हैं, क्योंकि इस टाइम को मेज़र किया जा सकता है। परंतु यदि हम आपसे कहें कि वह कार एक खंभे को कितनी देर में पार करेगी, पलक झपकाने में कितना समय लगता है, इस तरह की क्वांटिटीज़ को मेज़र नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इतनी अत्यंत सूक्ष्म होती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को या ऐसे अंतर को हम अति सूक्ष्म अंतर कहते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस कहते हैं। चलिए हम इसे अंकगणित के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए उबलते हुए जल का ताप 100 डिग्री सेल्सियस है, और अब हम इस ताप से अन्य तापों को घटाते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल, T1 इज इक्वल टू 100 डिग्री सी एंड T2 इज इक्वल टू 50 डिग्री सी। अब दोनों के बीच अंतर को हम डेल्टा से लिखते हैं और हम इसे लिखते हैं डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो फर्स्ट कैलकुलेशन के हिसाब से T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 50, और सेकेंड के कैलकुलेशन के हिसाब से T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1 डिग्री सी। थर्ड कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0.001 डिग्री सी। और ऐसे ही करते करते यदि हम फोर्थ कैलकुलेशन पे आते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस एंड T1 इज इक्वल टू 99.9999 एंड सो ऑन। कहाँ तक जा रहा है पता नहीं है। और ऐसी कंडीशन में यदि हम अंतर निकालते हैं तो हमारा अंतर आएगा 0.00000000 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा पता नहीं, बट एट लास्ट ये 1 आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऊपर वाले उदाहरणों में जो अंतर मिल रहा है वो मेजरेबल है, तो हम ऐसे अंतरों को फाइनाइट कह सकते हैं। बट ये जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें जो अंतर मिल रहा है ये कितना है इसकी कल्पना करना संभव नहीं है, इसलिए हम इसे इनफाइनाइटली स्मॉल कहते हैं। तो जब तक हमारा अंतर निश्चित होता है तब तक हम उसके लिए रिप्रेजेंटेशन पे डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा अंतर इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाता है, ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं डी। तो अगर हम अंतर फाइनाइट देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं हमारा डिफरेंस डेल्टा टी है, और अगर हम अंतर इनफाइनाइटली स्मॉल देखते हैं अर्थात अति सूक्ष्म, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा अंतर डी टी है। तो शायद अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस स्थान पर डेल्टा का प्रयोग करेंगे और किस स्थान पर डी का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम अपने इस टॉपिक को फलन से रिलेट करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक फलन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, अर्थात y का मान x पर निर्भर करता है। तो क्योंकि y x पर निर्भर करता है, इसलिए यदि x में कोई परिवर्तन होता है, if x changes then y also changes। यदि x में परिवर्तन डेल्टा x है अर्थात फाइनाइट निश्चित, तो y में जो परिवर्तन है वो भी डेल्टा y होगा, जिसे भी हम निश्चित कहेंगे। लेकिन यदि x में परिवर्तन dx है, dx का मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल, तो ऐसी स्थिति में y के मान में जो परिवर्तन होगा वह dy होगा, जिसे भी हम इनफाइनाइटली स्मॉल या अति सूक्ष्म अंतर कहेंगे। तो आप समझ में आ रहा है कि कब हम डेल्टा का यूज करेंगे और किस स्थिति में हम डी का यूज करेंगे। तो इस आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि यदि x में परिवर्तन डेल्टा x हो या dx हो, तो
तो y में परिवर्तन भी डेल्टा y या dy होगा, क्योंकि हम सबसे पहले ही इस बात के बारे में डिस्कस कर चुके हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y x पर निर्भर करता है। x के मान में डेल्टा x परिवर्तन से y के मान में डेल्टा y परिवर्तन होगा, अर्थात डेल्टा x गिव्स अस डेल्टा y। परंतु यदि x के मान में एकांक परिवर्तन हो, जिसे हम एकिक नियम कहते थे, उस आधार पर चलें तो हम ये कह सकते हैं y के मान में परिवर्तन डेल्टा y बटे डेल्टा x होगा, अर्थात x के सापेक्ष y के मान में परिवर्तन। परंतु यहाँ पर जो हम परिवर्तन देख रहे हैं उसमें हमने डेल्टा चिन्ह का इस्तेमाल किया है, अर्थात हमारा परिवर्तन निश्चित है। और यदि इसी सिस्टम में हमारा डेल्टा x अति सूक्ष्म हो जाए तो हमारा परिवर्तन अति सूक्ष्म हो जाएगा। तो डेल्टा y बटे डेल्टा x को हम कहेंगे डिफरेंस इन y विद रिस्पेक्ट टू x, अर्थात y के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन। परंतु यदि डेल्टा x अत्यंत सूक्ष्म हो, अर्थात डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर टेंड्स टू का अर्थ है की ओर अग्रसर। एक्चुअली डेल्टा x जीरो नहीं है, डेल्टा x जीरो होने वाला है। जैसा कि अभी हमने सबसे पहले देखा था, जब हमने T2 100 लिया था और T1 99.9999 डॉट 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 एंड सो ऑन लिया था, तो ऐसी स्थिति में जो हमें अंतर मिला था उसको हमने कहा था 0.000000 एंड सो ऑन। फाइनली लास्ट में हमने 1 लिखा था, यानी कि वो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो की ओर अग्रसर है, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म है। तो ऐसी स्थिति में हम इसे लिखते हैं dy अपॉन dx, और इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अर्थात x के सापेक्ष y का अवकलन। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज कॉल्ड डिफरेंस इन y विद रिस्पेक्ट टू x, एंड dy अपॉन dx इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अर्थात x के सापेक्ष y का अवकलन। तो यह होता है हमारा अवकलन, और अब हम इस पर आधारित सूत्रों को व्यवस्थित करेंगे। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y x का एक फलन है, अर्थात यह x पर निर्भर करता है। अब यह एफ एक्स त्रिकोणमितीय हो सकता है, अर्थात साइन x, कॉस x या टेन x। यह फलन चरघातांकीय हो सकता है, अर्थात x की पावर n, 2x की पावर 4, 5x की पावर 3, x की पावर 3/2, x टू द पावर -5 एंड सो ऑन। यह फलन लघुगणकीय हो सकता है, जिसको हम लिखते हैं log x बेस e, या हम इसे लिखते हैं ln x, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, या अन्य भी बहुत सारे फलन हमारे पास उपस्थित होते हैं। हमें इस चैप्टर में dy अपॉन dx, अर्थात x के सापेक्ष y का अवकलन करना है। जैसे जैसे हमारा y परिवर्तित होता जाएगा, अर्थात त्रिकोणमितीय हो जाएगा, चरघातांकी हो जाएगा, लघुगणकीय हो जाएगा या अन्य हो जाएगा, उस आधार पर हमारे dy dx के सूत्र बदलते जाएंगे। एक बात मैं आपको और समझा दूं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, अर्थात x का मान जब जीरो की ओर अग्रसर होता है तो यही डेल्टा y अपॉन डेल्टा x dy अपॉन dx में बदल जाता है। और अब हम इसके सूत्रों का अध्ययन करें। हमारा डिफरेंशिएशन का पहला रूल है नियतांक का अवकलन। जैसा कि हमने पहले भी कहा, y परिवर्तित होता जाएगा और हमारे सूत्र परिवर्तित हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर चयनित किया है सबसे पहले y इज इक्वल टू सी। सी का अर्थ है एक कांस्टेंट। यदि हम कांस्टेंट के बारे में बात करें तो जैसे मान लीजिए आप इस समय एक पेन को पकड़े हुए हों और उसकी लंबाई के बारे में मैं चर्चा करता हूँ, तो उसकी लंबाई एक निश्चित है, और मैं अगर आपसे पूछूं 1 साल बाद वह कितना लंबा होगा, तो आप कहोगे 1 साल में इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका मतलब आपके हाथ में जो पेन है उसकी लंबाई कांस्टेंट है। तो उसका प्रारंभिक मान
और अंतिम मान अर्थात लंबाई का प्रारंभिक मान और अंतिम मान दोनों ही समान हैं। और यदि दोनों ही समान होते हैं तो ऐसी स्थिति में भविष्य में चाहे जितना समय बीतता जाए उनकी लंबाइयों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए अंतर शून्य हो जाता है। और जब अंतर शून्य हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में हमारा अवकलन भी शून्य होगा। अतः dy/dx अर्थात dc/dx, यहाँ पर हमने y का मान c से रिप्लेस किया है क्योंकि हमने पहला सिस्टम y = c लिया है। तो c कांस्टेंट है, परिवर्तनशील नहीं है, इस वजह से इसके साथ परिवर्तन कितना होगा, शून्य होगा। तो यह फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले फार्मूले की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा नियम है पावर रूल। पावर रूल कहने का मतलब है यदि हमारा x एक ऐसा फलन है जो एक चरघातांकीय है तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं y = x⁴n। और हम बात कर रहे थे y के अवकलन की, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं dy/dx = d/dx ऑफ x⁴n, जहाँ x⁴n y का एक फलन है। तो इसके लिए जो हमारा सूत्र होता है उसमें हम यूज़ करते हैं n x⁴n-1, अर्थात जब आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो n सामने आ जाएगा एक गुणांक के रूप में और x की एक पावर कम हो जाएगी। हम इसे एक उदाहरण के रूप में भी समझते हैं, जैसे हमने कहा d/dx ऑफ x⁵। तो यहाँ पर n का मान 5 है, तो इस सूत्र के आधार पर n की जगह पर हम 5 लिखेंगे। x⁴n-1 5-1, तो हमारा आंसर आएगा 5x⁴। चलिए एक अन्य उदाहरण द्वारा इस सूत्र की फिर से चर्चा करते हैं। हमने लिखा d/dx x⁻³ तो अब इस सूत्र में हम ये देख सकते हैं n के स्थान पर हमारे पास -3 है, और जब हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो हम देखेंगे n को हम पहले आगे ले आते हैं, तो हम -3 को आगे ले आएंगे। x⁴n अर्थात -3, और इसमें से हमें एक घटाना है, तो हमारा आंसर आएगा -3x⁻⁻⁴। तो यह आवश्यक नहीं है कि हमारा n पॉजिटिव हो, हमारा n नेगेटिव भी हो सकता है। एक और उदाहरण से हम इसकी चर्चा करते हैं। d/dx x⁵3/2। इस बार हमारा n का वैल्यू 3/2 है, तो सबसे पहले हम फार्मूले को उपयोग करना देखते हैं। n आगे आ जाएगा अर्थात 3/2 आगे आ जाएगा। x⁴n में से एक घटाना है, तो 3/2 में से एक घटाना है, और हमें यहाँ पर मिल जाएगा 3/2 x⁴1/2। यह ज़रूरी नहीं कि हम अपना आंसर यहाँ तक छोड़ें, हम इसे और आगे लिख सकते हैं, जैसा कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। x⁴1/2 का अर्थ होता है √x। इस तरह के हमें और भी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, जैसे कि d/dx और हमें दे दिया गया 4th√x। तो इसका सबसे पहले हम अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ है d/dx x⁴1/4 यानी कि 1/4। और अब अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो हम देख रहे हैं हमारे पास n के स्थान पर 1/4 है, तो हम सबसे पहले n यानी 1/4 को आगे लाएंगे, उसके बाद x लिखेंगे, फिर n की पावर -1, तो 1/4 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4 x⁻³ तो शायद आप अब इस फार्मूले को समझ गए होंगे। हमारा अगला फार्मूला है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर लिखा है y = c x⁴n। सबसे पहला फार्मूले में हमारे पास y = c था, दूसरे फार्मूले में हमारे पास y = x⁴n था, और अब हमारे पास है c x⁴n, अर्थात प्रारंभिक दो फार्मूलों के संगम से इस फार्मूले को बनाया गया है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम इसे अंकगणितीय सिस्टम से समझते हैं। जैसा कि हमने एक उदाहरण लिया y = 2x², और अब हम इसमें x के अलग अलग मान रखेंगे और y के मान में परिवर्तन
देखेंगे। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू द पावर 2, 1 की पावर 2 1। जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4। x इज इक्वल टू 3 पे 2 इंटू 3 का स्क्वायर 2 इंटू 9, x इज इक्वल टू 4 में y इज इक्वल टू 2 इंटू 16। अब हम बात करते हैं अंतर की। तो ये मान लीजिए कि हम जब दो वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा अंतिम मान है और ये हमारा प्रारंभिक मान है। तो y2 माइनस y1, तो हम यहाँ पर देखेंगे 2 कॉमन मिल रहा है दोनों में से और ब्रैकेट में मिल रहा है 4 माइनस 1। यहाँ भी देख सकते हैं 2 कॉमन है और ब्रैकेट में मिल रहा है 9 माइनस 4। यहाँ पर देख सकते हैं 2 कॉमन है और ब्रैकेट में मिल रहा है 16 माइनस 9। इस उदाहरण को समझाने का मेरा सिर्फ इतना मीनिंग है कि जब भी हम दो चीज़ों के बीच में अंतर निकालते हैं तो उसमें हम यह पाते हैं कि जो संख्या एक कांस्टेंट के रूप में लिखी हुई है उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता। परिवर्तन x में किया गया है, इसलिए परिवर्तन x के मान में होता है। अर्थात इस सूत्र का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इस कंडीशन में हम c पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे और सीधे सीधे x की पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे, अर्थात अवकलित करेंगे, जैसा कि हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। जैसा कि अभी हमने अंकगणितीय अध्ययन से समझा, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स की पावर n, क्योंकि y इज इक्वल टू सी एक्स की पावर n है, तो हमने कहा था c पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, c बाहर रहता है। तो हम सबसे पहले c को बाहर निकाल लेंगे और हम लिख लेंगे डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n। और अभी हमने दूसरा फार्मूला लगाया था, उसमें हमने देखा था कि हम इस पर अपने सूत्र को कैसे अप्लाई करते हैं, और इसका हमारा जो सूत्र था वो था n एक्स टू द पावर n माइनस 1। चलिए एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। डी बाई डी एक्स 5 एक्स टू द पावर 3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 5 को बाहर निकाल लेंगे और डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 3 लगाएंगे। जैसे हम डी बाई डी एक्स पावर 3 लगाएंगे तो हम इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने देखा 5 बाहर है, n का मान 3 है, उस आधार पर n की जगह पर 3 लिख लिया, x के स्थान पर x है और x की पावर n माइनस 1 अर्थात 3 माइनस 1। 5 इंटू 3 15 x टू द पावर 2, ये हमारा उत्तर है। जैसे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 एक्स टू द पावर 1 बाई 5। तो देखिए सबसे पहले हमने 5 को बाहर किया, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 1 बाई 5 पर लगाया और अब हम देखते हैं n 1/5 है, तो सबसे पहले n को c से मल्टीप्लाई 5 इंटू 1 बाई 5, एक्स की पावर 1 बाई 5 माइनस 1, और आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट ओके? यह आपकी आज की एक्सरसाइज है, सभी लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।